So today we'll start with our next topic which is nucleus. ठीक है. So हमें ये चीज़ तो पता ही है कि न्यूक्लियस को हम लोग है ना हेड क्वार्टर ऑफ द सेल या कंट्रोल ऑफ द सेल बोलते हैं. कंट्रोलर ऑफ द सेल या हेड क्वार्टर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, राइट? सारे मैसेजेस, सारी इंफॉर्मेशन यहीं से जाती है सेल्स के पास. ठीक है. अब न्यूक्लियस जो है ना डबल लेयर्ड होता है. ठीक है. तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. द पॉइंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें काम कहाँ आता है, लाइक न्यूक्लियस को कहाँ काम आता है? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये आसपास जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये मेक श्योर करता है कि किन चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर आने देना है और किन चीज़ों को न्यूक्लियस के बाहर जाने देना है. मतलब ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, डन. नो सी, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने ये वर्ड पढ़ा है. देखो यहाँ देखो, हमने एक वर्ड पढ़ा है जिसका नाम क्या है? जीन्स. हम सबको पता है कि जीन्स का क्या काम है. देखो हम अपने पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं ना, इनहेरिट का मतलब क्या हुआ? जो हम उनसे लेते हैं, जो हमें उनसे मिलता है. ठीक है. लाइक कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बिहेवियर, थिंकिंग अपने पेरेंट्स के जैसा होता है. फेस कट, आई कलर, कुछ भी हो सकता है जो हमारे पेरेंट्स के जैसा हो. वो क्यों होता है? बिकॉज हमारे पेरेंट्स की जीन्स हमारी डीएनए में आ जाती है, राइट? हमारे पेरेंट्स की जीन्स हमारे डीएनए में आ जाती है. तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, राइट? बट ये डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, एंड क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस में. सो वापस से हम एक चीज़ देखते हैं कि जीन्स कहाँ होता है? डीएनए में. ठीक है. डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में. ओके. एंड क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस में. ठीक. सो दैट इज वाई न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे जो कैरेक्टर्स है ना, यानी हमारे जो जीन्स है ना, वो कहाँ स्टोर्ड होती है? बेसिकली न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस में स्पेसिफिकली कहाँ? क्रोमोसोम्स में. उसके अंदर डीएनए, एंड उसके अंदर क्या होती है? जीन्स, राइट? बट देखो एक इसमें ना बड़ा ही कैच है, एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है. क्या टर्निंग पॉइंट है? देखो जब ना सेल होता है, ठीक है. अब देखो रिप्रोडक्शन में सेल क्या होता है? डिवाइड, राइट? बिकॉज रिप्रोडक्शन में एक पूरा यंग वन रिप्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उसके पास मल्टीपल सेल्स होंगे, है ना? मतलब सेल्स को क्या होना पड़ेगा? डिवाइड होना पड़ेगा. तो जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो सेल को क्या होना पड़ता है? डिवाइड होना पड़ता है. मतलब एक सेल को दो सेल में कन्वर्ट या मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होना पड़ता है. ठीक है. तो जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि जब जीन्स हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से, यानी कि पेरेंट्स से यंग वंस में ट्रांसफर हो रही होती है. ठीक है. तो पेरेंट्स में ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ऐसे उलझे हुए एक दूसरे के ऊपर. एंड इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन मटेरियल. क्रोमेटीन मटेरियल. ठीक है. मतलब बिफोर सेल डिवीजन ये क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमेटीन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड क्रोमेटीन मटेरियल कैसा दिखता है? थ्रेड जैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसा मैंने यहाँ लगभग ड्रॉ किया है. एंड ये एंटैंगल्ड होता है. एंटैंगल्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर उलझा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे अपने को दिख रहा है. ठीक है. तो ये एक दूसरे पे उलझा हुआ होता है. लेकिन जब सेल डिवाइड हो रही होती है ना, और जब ये सेल्स डिवाइड होके क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से यंग वन में ट्रांसफर होते हैं ना, तब ये प्रॉपर शेप ले लेते हैं, जैसा मैंने बनाया, प्रॉपर शेप ले लेते हैं. एंड फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. फिर हम इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. सो एक बार वापस से सुनो. द पॉइंट हियर इज दैट हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है, राइट? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स. ठीक. क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? यानी कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए. एंड डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स, राइट? बट द पॉइंट इज ये क्रोमोसोम, ये जो जीन्स लेके आता है पेरेंट्स की बॉडी से, राइट? तो पेरेंट्स के बॉडी में जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, राइट, तब ये क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. वहां पे इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन मटेरियल. लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, मतलब जब यंग वन रिप्रोड्यूस होने वाले होते हैं, तब ये सेल डिवाइड होता है. सेल जब डिवाइड होता है ना, तब ये क्रोमेटिन मटेरियल एक प्रॉपर शेप ले लेता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लेता है. उस प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, राइट? तो हम एक चीज यहां सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइडिंग नहीं होता, ठीक है, उसमें ये डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होता है.
जो कैसे होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं और एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है ना, तब ये क्रोमेटिन मटेरियल एक प्रॉपर शेप ले लेता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, और ऑर्गेनाइज होकर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में अपने को आ गया होगा। अपने को एग्जाम में ये चीज पूछेंगे, ठीक है, कि क्रोमेटिन मटेरियल एंड क्रोमोसोम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना बच्चा बड़ी, तो इतना तो समझ में आ गया। सो विच मीन्स हमने न्यूक्लियस का टॉपिक कवर अप कर लिया। सो एक बार क्विक रिवीजन अगर हम लोग करें तो न्यूक्लियस में 4-5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग हेडक्वार्टर ऑफ द सेल या कंट्रोल ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक, सेकेंड है, इसके अंदर डबल लेयर होता है, एक नहीं डबल लेयर होता है। और ये लेयर क्यों होता है, ताकि ये देख सके कि किन चीजों को न्यूक्लियस के अंदर आने देना और किन चीजों को न्यूक्लियस के बाहर जाने देना है ना। सी, ये जो जीन्स होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना जीन्स, हमारे पेरेंट्स की जीन्स हमारे पास आ गए और हम उनके जैसे ही दिखते हैं, ये जीन्स कहाँ होता है, डीएनए में। ठीक है, डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में, एंड क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, राइट। बट क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल में क्या फर्क है, जब सेल नहीं डिवाइड हो रहे होते तब ये डीएनए कहाँ होता है, क्रोमेटिन मटेरियल में। क्रोमेटिन मटेरियल कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो एक दूसरे में एंटैंगल्ड होता है। ठीक है, जो एक दूसरे में एंटैंगल्ड होता है, उलझा हुआ होता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होता है ना, तब ये उलझा हुआ नहीं होता, ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक ना। सी बच्चा बड़ी, एक पॉइंट यहाँ पे है, डीएनए का अपने को स्कूल में फुल फॉर्म पूछेंगे, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और एक क्विकली ये भी ध्यान रख लो, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो विल क्विकली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखो, डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चीजें क्या करती है, मूव करती है। बट द पॉइंट हियर इज दैट कि ये जनरली किस में होता है, ये जनरली किस में होता है, फ्लूइड्स में, या अगर मैं कहूँ तो ये जनरली होता है गैसेस में, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना कि अगर हम एक जगह पे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू दूसरी कोने तक पहुंच जाती है, तो वो एयर का जो मूवमेंट है, वो जो फ्रेगनेंस का मूवमेंट है, वो क्यों होता है, डिफ्यूजन की वजह से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट ऑस्मोसिस जनरली किस में होता है, वाटर में। जब वाटर का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो, ऊपर से किसी एक मेम्ब्रेन के थ्रू हो, जो क्या हो, सेमी परमेबल, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन होगा जो मेक श्योर करेगा कि सिलेक्टेड चीजें ही ना दूसरी तरफ ट्रांसफर हो। ठीक है, तो अगर बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गया, तब वो क्या हो गया, ऑस्मोसिस। देखो पॉइंट यहां नोट करने की क्या है कि डिफ्यूजन में ऐसा कुछ भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं था, बट ऑस्मोसिस में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गया, राइट। तो डिफ्यूजन जनरली किस में होता है, गैसेस में, बट ऑस्मोसिस किस में होता है, वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में। डिफ्यूजन में भी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी हायर टू लोअर, बट डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, बट ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं, नाउ सी, ये टॉपिक इसके लिए पढ़ा रहा हूं, जरा इमेजिन करो, सोचो, देखो आसपास। अब देखो, जब ममा रात को बादाम, ठीक है, पानी में डाल के छोड़ती है, आप क्या देखते हो, सुबह बादाम फूल गए। किशमिश डाल के छोड़ती है, किशमिश फूल गए, राइट। ठीक है, अखरोट डाल के छोड़ती है, अखरोट फूल गए। तो आप क्या देख रहे हो कि जो इनके सेल्स है ना, वो पानी जाने की वजह से इनकी साइज में क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया, राइट। वो सेल क्या हो गया है, स्वेल। ठीक है, कटोरी के अंदर रखी हुई पानी सेल के अंदर चली गई, तो कैसे गई होगी भाई, ऑस्मोसिस के थ्रू ही गई होगी ना। और कैसे गई होगी, ऑस्मोसिस के थ्रू ही गई होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, राइट। ठीक है, तो बादाम को अगर हम पानी में रखेंगे तो बादाम हम देख रहे हैं स्वेल हो रहा है। वो स्वेल क्यों हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से। कौन सी ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस। एंडो वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि पानी सेल के अंदर एंटर कर रहा है। एंडो ऑस्मोसिस में सेल क्या करता है, स्वेल। एक काम करना, आज एक बदमाशी करना, जब ममा रात को ना बादाम फुलाएगी ना पानी में, आप क्या करना, उस पानी में नमक या चीनी कुछ भी मिला देना। आप देखना कि वो स्वेल होने की जगह जो भी बचा कुचा उसमें चीज था, बादाम तो नहीं, किशमिश लेना, वो
श्रिंक हो जाएगा, स्वेल नहीं होगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, श्रिंक। मतलब सेल जो है क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे पानी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, बाहर की तरफ, इसलिए इसमें कौन सा ऑस्मोसिस आएगा, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस तब होता है, एक्सो ऑस्मोसिस तब होता है जब बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है, जब बाहर जो है ना, जब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन पानी की लो है, आई एम सो सॉरी, बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन लो है और अंदर क्या है, हाई। तो हम लोग सीखे थे ना, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है पानी का और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो पानी किधर जाएगा, सेल के बाहर जाएगा। सेल के बाहर जाएगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, सर बाहर कॉन्सेंट्रेशन पानी का कम कैसे हुआ, क्योंकि आपने पानी में चीनी या नमक मिला दिया, जिसकी वजह से पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ पानी था, अब उसमें आपने नमक और चीनी मिला दिया तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम। इसकी वजह से बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अंदर हाई हो गया, तो पानी हाई टू लो ऑस्मोसिस की वजह से मूव करेगा, यानी कि सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। ठीक है। और अगर सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और जो आपने पानी बाहर रखा है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, तो देयर विल बी नो मूवमेंट, सेल का शेप जैसा था वैसा ही रहेगा। ऐसे ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं आइसो ऑस्मोसिस। ऐसे ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं आइसो ऑस्मोसिस। ठीक है, ओके, ऐसे ऑस्मोसिस को हम लोग बोलते हैं आइसो ऑस्मोसिस। ठीक है। तो जनरली आइसो ऑस्मोसिस जैसा कुछ बुक में दिया नहीं है, बुक में सिर्फ एंडो और एक्सो दिया। वापस से क्विकली ध्यान देना, एंडो मतलब पानी अंदर गया है, मतलब सेल क्या होगा, स्वेल। ठीक है। और एक्सो मतलब पानी बाहर आया, मतलब सेल क्या होगा, श्रिंक। ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया कि एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, एंड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। नाउ सी, सो अब देखो आगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्सो ऑस्मोसिस, राइट। एक्सो ऑस्मोसिस में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये हमारा सेल है, हमने इसको शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, तो सेल क्या हो गया, श्रिंक। ठीक है। सेल श्रिंक हो गया, मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, लो, और अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, हाई। तभी तो वाटर का मूवमेंट या कोई भी सॉल्यूशन का मूवमेंट हाई टू लो की तरफ हुआ होगा, और इसको हम लोग एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट। तो बाहर हम लोग क्या रखे थे, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, उनको इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ओके। नाउ रिवर्स द सिनेरियो। एक केस हमने पढ़ा था कि मान लो ये सेल है और हमने इसको पानी में रखा और ये क्या हो गया, स्वेल। ठीक है। तो ये स्वेल कब होगा, जब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी और अंदर की क्या होगी, लो, तब मूवमेंट क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, राइट। तो हाई टू लो ये मूवमेंट होगा। तो इसका मतलब ये जो वाटर यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जो बाहर रखा है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक। देखो हाइपर मतलब क्या होता है, हाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और अगर मान लो कि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो सेल के शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब बाहर जो सॉल्यूशन रखा है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन का लिक्विड यहां भरा हुआ है। इसके लिए शेप एंड साइज में सेल के कोई भी चेंज नहीं आया। देखो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे इस केस में, एक्सो ऑस्मोसिस के केस में, कि सेल क्या हो जाता है, श्रिंक। ना सी, जब भी सेल श्रिंक होता है ना, जब भी सेल श्रिंक होता है तो बेसिकली क्या श्रिंक होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल वॉल से थोड़ा दूर आ जाता है। ठीक है, राइट। जैसे कि अगर मैं ट्राई करूं, अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करने का, मान लो ये सेल वॉल था और ये जो अंदर मैं बना रहा हूं वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ओके। ना जब ये सेल श्रिंक करेगा तो ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, बिकॉज सेल क्या हुआ, श्रिंक। तो ये जो श्रिंकेज होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, अवे फ्रॉम सेल वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसको एक स्पेशल नाम दे दिया जिसका नाम क्या रखा है,
प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलिसिस। अब सुनो प्लाज्मो क्यों रखा है, बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन जो है दूर जा रहा है। ठीक है, क्यों दूर जा रहा है, क्योंकि वाटर क्या हुआ, लूज, वाटर लूज होने की वजह से सेल क्या होगा, श्रिंक। ठीक है, छोटू छोटू सा हो जाएगा सेल। तो अगर श्रिंक होगा तो बेसिकली सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन दूर जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एक स्पेशल नाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो आई थिंक ये जो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है, ये पल्ले पड़ा होगा कि क्विकली अगर मुझसे कोई भी पूछेगा कि भैया बताओ मुझे कि डिफ्यूजन क्या होता है, मैं बोला दिखूंगा डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी तरह का परमेबल मेम्ब्रेन या कोई भी तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। बट ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, यहाँ पे वाटर यानी कि किसी भी सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पर यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑस्मोसिस का सेल से क्या लेना देना, ठीक है, अभी आपको मैंने एंडो एंड एक्सो ऑस्मोसिस समझाया। एंडो मतलब वाटर सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल क्या होगा, स्वेल। कब होता है, जब रात को हम बादाम किशमिश पानी में डाल के छोड़ देते हैं, सुबह फूल जाता है, तो मतलब वो क्या हो गया, एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस कब होगा, जब हम बादाम किशमिश इन सब चीज़ों को जो है पानी में नहीं रख के नमक या चीनी के पानी में रख दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिए, तो ये स्वेल होने की जगह क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो बाहर पानी आएगा तो क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस, राइट। अब जब एक्सो ऑस्मोसिस होता है तो बाहर जो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन का लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, और जब एंडोऑस्मोसिस हो रहा होता है तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। और अगर कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा है या मूवमेंट का अमाउंट सेम है, तो आप समझ लो कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आइसोटोनिक। तो जैसे हम लोग देखें कि ऑस्मोसिस का प्लांट सेल से क्या लेना देना, वैसे समझना पड़ेगा ना कि डिफ्यूजन का क्या लेना देना। देखो डिफ्यूजन कैसे हेल्प करता है प्लांट को। डिफ्यूजन का मतलब मैंने क्या बोला था, जनरली गैस के मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है। अब मान लो प्लांट इनहेल कर रहा है ना, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, पर प्लांट क्या लेता है, CO2 लेता है। तो यानी कि जब प्लांट सांस ले रहा होगा तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या होगी, हाई, और प्लांट के अंदर क्या होगी, कम। तो CO2 बाहर से प्लांट के अंदर जाएगा, और जब प्लांट एक्सहेल कर रहा होगा तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई, और बाहर क्या होगा, लो। तो इस मूवमेंट की वजह से एक्सेल यानी कि ऑक्सीजन अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, प्लांट सेल्स के अंदर, ये इनहेल एक्सेल वाला प्रोसेस, ये किसकी वजह से हो पा रहा है, डिफ्यूजन की वजह से। तो गाइस ये भी समझ गए हम लोग कि डिफ्यूजन कैसे सेल में हेल्प करता है या सेल के फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है। तो हम लोग ऑस्मोसिस का फंक्शन भी देख लिए एंड डिफ्यूजन का फंक्शन भी देख लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी नीड टू डिस्कस है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, विच इज सेल वॉल। भाई देखो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल ऑब्वियसली सिर्फ प्लांट में होता है, प्लांट, ठीक है, किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोस। सेल्यूलोस इतना रिजिड, इतना स्ट्रांग होता है ना, इतना रिजिड, इतना स्ट्रांग होता है, ये नॉन लिविंग होता है, डेड सेल्स। आप देखोगे ना, आपके हेयर डेड है, बहुत स्ट्रांग है, नाखून डेड है, बहुत स्ट्रांग है, वैसे ही सेल्यूलोस भी डेड होता है, इसलिए भी बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसलिए क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेंथ क्यों देता है, ताकि प्लांट का एक डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर रहे, ताकि प्लांट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, ओके। हाँ, थोड़ा बहुत परमेबल होता है, थोड़ा बहुत पोरस होता है, वो सेलेक्टेड चीज़ों को प्लांट के अंदर आने भी देता है जो ज़रूरत की है, ठीक है, ओके। तो सेल वॉल गाइज ये भी समझ में आ गया हमें, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट छोटू सा टॉपिक विच इज सेल के शेप्स, ठीक है। अभी देखो ये जितने भी सेल्स अपने को स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा नाइन्थ के अंदर एंटर करते जाएंगे, ठीक है। सो एक बार के लिए बस यहाँ पे जो पिक्चर में दिया है उसको दिमाग में बस रखना है, ठीक है। तो हम लोग अपने आप नाइन्थ में सीखते जाएंगे। देखो अभी आगे ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है विच इज टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, ओके। देखो सेल के टाइप्स एंड ऑर्गेनिजम्स, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। एकदम स्टार मार्क्ड टॉपिक आप पकड़ लो, एकदम स्टार मार्क टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। देखो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। अच्छा मान लो मैंने ये सेल बनाया, जैसा भी ड्राइंग बनाया, मान लो सेल बनाया, ठीक है। अब मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ,
ठीक है, इसको देख के आप तुरंत बता दोगे सर ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सर पक्का ये माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। ठीक है, अब मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया, ऐसा, ठीक है, लेयर के फॉर्म में। आप बोलोगे सर ये पक्का गोल्गी अपैरेटस है, ये पक्का क्या है, गोल्गी अपैरेटस है। ऐसे गोल गोल से छोटे छोटे से बना दिया। आप बोलोगे सर ये लाइजोसोम्स है, क्या है, लाइजोसोम्स है। अब मुझे बताओ कि आप इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई क्यों कर पाए। आइडेंटिफाई इसलिए कर पाए क्योंकि मैं सर्कल बनाया, मतलब मैंने क्या बनाया, एक बाउंड्री या एक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बनाया तो आपको पता चला यहाँ लाइजोसोम है। ये भी देखो, ये मेम्ब्रेन बनाया तो आपको पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी मेम्ब्रेन बनाया तो पता चला कि आपको गोल्गी अपैरेटस है, राइट। तो ये मेम्ब्रेन बनने से अब यहाँ पे एक सर्कल बनाया तो आपको पता चला कि ये क्या है, न्यूक्लियस। अब मान लो ये सेल है, मैं कुछ बनाऊं ही ना, आप बता दोगे कि यहाँ पे कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ लाइजोसोम है, कहाँ गोल्गी अपैरेटस है, नहीं बता पाओगे ना। तो एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका सेल जो है ना, सेल एक वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, जहाँ पे आप सेल को देख के बता दोगे ये लाइजोसोम है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी अपैरेटस है। पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के सेल वेल डिफाइंड नहीं होते, जिसको आप देख के बता ही नहीं सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ है। मतलब उनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसा आप देख रहे हो, आप कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता स्ट्रक्चर, इसलिए आप इनको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल कहाँ रखा हुआ है। तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड सेल या सेल ऑर्गेनल नहीं होता, ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिन भी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आप देखो राइट साइड जो यहाँ पे ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये पूरा राइट साइड वाला जो सेक्शन है, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और लेफ्ट साइड वाला क्या मैंने बनाया है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो आप यूकैरियोटिक वाले सेल को देख के बताओ क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जी सर, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ओके, कंफर्म, ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर है ना एक छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा छोटू सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर भी, एक छोटू छोटा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल की तीन चीजें जो समझने की है कि ये एक प्रॉपर जो है, इसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, पूरा मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियस के चारों बगल भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटू सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अब जो दो तीन चीजें दिमाग में रटने की है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मतलब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये साइज है सेल की, जनरली जो साइज है 5 to 100, इसको क्या पढ़ोगे, ये होता है माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, सर माइक्रोमीटर कितना होता है, देखो एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। सर इसको लिखेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है, यू के बाद एम लिख दो, इधर एक पूछ खींच दो, माइक्रोमीटर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, कंफर्म, तो समझ में आ गया यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स की बात करो, देखो लेफ्ट साइड जो बना वो प्रोकैरियोट है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट में आप देखो, आपको देख के पता चल रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ है, तो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, इंस्टेड इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड। प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है उसका, ऐसा इरेगुलर, जैसा मैं बना रहा हूँ इरेगुलर शेप होता है। देखो मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूँ उसको, ठीक है, एकदम ढंग से बनाता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये सेल था, इसके अंदर है ना न्यूक्लियोइड ऐसे इरेगुलरली प्रेजेंट होता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ न्यूक्लियोइड है, राइट। ओके, तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, इंस्टेड क्या होता है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन्स नहीं होते। ठीक है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, जनरली ये सेल्स हमेशा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, और ये साइज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक हमें समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नाउ सी, अब ये देखो, ये माइक्रोस्कोप है, राइट। आपको यहाँ राइट साइड जो पिक्चर दिख रहा है, ये क्या, अनियन पिल, जो ना प्याज का छिलका होता है ना, उसको जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये पिक्चर मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि कई बार पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू पूछ लेंगे, ये बोलेंगे बताओ ये किसका सेल है, तो ये अनियन पिल का सेल है। लेफ्ट साइड जो आपको माइक्रोस्कोप दिख रहा है ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें 2-4 लेंसेस लगे होते हैं, जिसमें कई सारे लेंसेस लगे होते हैं, उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये सर फोटो क्यों दिया हुआ है, ये फोटो इसके लिए दिया हुआ है ताकि आप थोड़ा बहुत जो है माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ पाओ। जैसे कि एक समझाता हूँ, ये माइक्रोस्कोप का बेस है, ये नीचे मिरर है,
ठीक है, मिरर का रिफ्लेक्शन आप चाहो तो कहीं पे भी इमेज बना सकते हो। ठीक है, ये कंडेंसर है कूल रखने के लिए। ठीक है, ये स्टेज है जिसके ऊपर आप मान लो, अब जैसे राइट साइड आपको अनियन पिल का सेल दिख रहा है, तो अनियन पिल अगर आप यहाँ रखोगे ना इस बॉक्स के अंदर यानी कि स्टेज के ऊपर, तो आपको माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा। ये आर्म है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब ऑब्जेक्ट का लेंस, मतलब इस लेंस से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब ये लेंस यहाँ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखता है। ये कोर्स एडजस्टमेंट, ये फाइन एडजस्टमेंट, मतलब ये रोटेट करने की दो चीज़ें होती है जिससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और ये जो ट्यूब है ना, बॉडी ट्यूब, इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये आईपीस है, यहाँ पे आप आंख रख के देखते हो सेल्स को। ठीक है, और ये स्लाइड है, मतलब एक कांच का टुकड़ा होता है, अनियन पिल को आप इस पे रख दो और वो यहाँ स्टेज के ऊपर रख दो, और फिर आप आराम से देख पाओगे कि किसी भी चीज़ का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का शेप कैसा है। अब ये देखो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, असर्शन रीजन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है बच्चा, बट ये पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, बट ये पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, कैसे रट्टा मारना, देखो क्या क्या इसमें दिया हुआ है। जो ल्यूकहॉक है, ठीक है, जो ल्यूकहॉक है, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा और सेल को क्या किया, डिस्क्राइब। जो रॉबर्ट हुक है ना, उन्होंने जो है सेल को डिस्कवर किया। सुनना, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। इन्होंने, ल्यूकहॉक ने सिर्फ डिस्क्राइब किया, राइट, बट रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क। सर ये कॉर्क क्या होता है? जो प्लांट का छिलका होता है ना, स्टेम, ट्रंक, ठीक है, जो प्लांट का ट्रंक होता है ना, उसको जो छिलका होता है ना, उसको कॉर्क बोलते हैं। उसको उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में देख के उनके सेल को डिस्कवर किया कि कैसा दिखता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसने पता किया अच्छा सेल में न्यूक्लियस जैसा भी कुछ होता है। शेल्डन एंड शॉन ने क्या किया, सेल की थियरी रखी। सेल की थियरी मतलब सेल के बारे में बताया कि सेल के अंदर क्या क्या डिटेल्स है। प्रोटोप्लाज्म, हाँ ये एक बहुत अच्छा, पुरकिंजे ने एक वर्ड दिया प्रोटोप्लाज्म। सर ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो ये जो आसपास, ठीक है, ये जो आसपास की चीजें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये तो हमें पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन ना इस न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ओके, जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इस दोनों को मिला के, मतलब पूरे सेल के अंदर जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस है, चाहे सेल के इस एरिया में हो चाहे न्यूक्लियस के अंदर, इन सब को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये वर्ड किसने दिया, पुरकिंजे ने। एंड विको ने क्या बोला, ओमनिस सेल्युलो सेल्युला, मतलब एक लिविंग सेल से बाकी सेल्स बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, डिवाइड होके। एक लिविंग सेल से बाकी सेल्स बनते कैसे बनते हैं, डिवाइड होके। ठीक है, तो एक लिविंग सेल से बाकी सेल्स बनते हैं डिवाइड होके, ऐसा किसने कहा, रुडोल्फ विको ने। तो ये टेबल हमें थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। सो बच्चा बड़ी देखो, ये टेबल रट्टा मारना है। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस अपने पढ़ ही लिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूं या सेल मेम्ब्रेन बोलूं, एक ही बात है, वो सिलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब परमिशन देता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बाकी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का टॉपिक वी डिड, इसके बीच का डिफरेंस ऑल्सो वी अंडरस्टूड। सेल वॉल भी हम समझ गए, न्यूक्लियस भी समझ गए, एंड सेल ऑर्गेनल्स तो बच्चा बड़ी हम लोग बैच में समझे। सो बच्चा बड़ी आज एक बहुत ही छोटू सा टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है सेल डिवीजन। राइट, सेल डिवीजन का मतलब यहाँ पे सेल्स क्या हो रहे हैं, बेसिकली डिवाइड। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट हमारी बॉडी में सेल्स कब कब डिवाइड होते होंगे, क्या लगता है? देखो, हमारी बॉडी जब ग्रो होती है तब सेल्स डिवाइड होते होंगे, इजंट इट? भाई सीधी सी बात है, हम बचपन से लेके अभी तक हमारी हाइट वेट सब इंक्रीज हो रहे हैं यार, एक सब बढ़ रहे हैं यार, तो कैसे बढ़ रहे होंगे? सेल डिवाइड हो रहा होगा तभी हो रहा होगा ना। तो सेल डिवीजन कब होता है? पहला जो हमें समझ में आया कि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तब, राइट। दूसरा, अगर बॉडी के अंदर कोई भी सेल डैमेज्ड है या इंजर्ड है तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स चाहिए, तब सेल को क्या होना पड़ता है, डिवाइड। बट इन दोनों के अलावा एक और है, जब सेल को डिवाइड होना पड़ता है, जब रिप्रोडक्शन करना है तब सेल्स को क्या होना पड़ता है, डिवाइड। बिकॉज रिप्रोडक्शन में आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, गैमेट होता है, राइट। मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, एग।
राइट। तो जब गैमेट फॉर्म होते हैं ना, गैमेट फॉर्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तब सेल्स को क्या होना पड़ता है, डिवाइड, राइट। बिकॉज तभी डिवाइड हो के वो बेबी यानी कि यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है। तो इन 3 मेजर सिनेरियोज में सेल क्या होते हैं, डिवाइड, ठीक है। पहला क्या है, जब हमारी बॉडी ग्रो करती है, टू ग्रो सेल हैज टू डिवाइड। जब हमारे बॉडी में कोई सेल डेड या इंजर्ड हो गया है, तब उनको रिप्लेस करने के लिए सेल को क्या होना पड़ता है, डिवाइड। जब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होती है, तब हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन, राइट। बट ये सेल डिवीजन है ना 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला टाइप क्या है, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस कब होता है, ठीक है। हमने यहाँ देखा कि 3 पर्पस है मेनली जब सेल डिवाइड होता है। तो जो पहला 2 पर्पस था ना, जहाँ पे सेल को इसलिए डिवाइड होना है ताकि वो ग्रो हो सके, इसके लिए डिवाइड होना ताकि वो किसी पुराने इंजर्ड या डेड सेल्स को रिप्लेस कर सके। इन 2 सिनेरियो में जब सेल डिवीजन होता है ना, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस। तो माइटोसिस में देखो, मैंने पहला पॉइंट जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है, सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज माइटोसिस, ठीक है, ओके, ठीक। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे जब सेल डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं एंड दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम, ठीक है। तो जरा एक बार पिक्चर में देखो, ये रहा माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 2 डॉटर सेल्स बने। अगर आप देखोगे ढंग से, ध्यान से देखोगे, तो ये जो लाल वाला ना, इसके 2 टुकड़े हुए, एक लाल वाला यहाँ पे है, एक लाल वाला यहाँ पे है। फिर ये वाला जो लाल वाला है, इसके भी 2 टुकड़े हुए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, राइट। तो आप क्या देख रहे हो कि 2 एक जैसे ही, ठीक है, एक जैसे ही डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेम, ठीक। तो आई थिंक माइटोसिस समझ गए। माइटोसिस कब होता है, जब सेल को ग्रोथ होना होता है, ग्रोथ करना होता है, या किसी इंजर्ड या डेड सेल को रिप्लेस करना होता है, तब जब सेल डिवीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस। यहाँ पे सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर आइडेंटिकल एक जैसे सेल्स बनाते हैं। इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं जितने पेरेंट सेल के पास होते हैं। नाउ एक तीसरा बच गया ना, जहां हम पढ़े थे, एक और रीजन था सेल डिवीजन का, याद करो क्या था, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखो रिप्रोडक्शन था ना। तो जब रिप्रोडक्शन के पर्पस से सेल डिवाइड होता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयोसिस या मायोसिस, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन होता है ना, तब क्या होता है, मायोसिस। यहाँ पे एक सेल 2 में नहीं 4 में बढ़ता है, मतलब 2 लगातार डिविजन्स होते हैं। एक से पहले 2 होता है, फिर 2 से क्या होता है, 4। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होता है। पहले 1 से 2 बनता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, पहले 1 से 2 डॉटर सेल बनेंगे, फिर 2 से कितने बनते हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव जो है डिवीजन होता है। इसके लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं होने की जगह क्या हो जाता है, हाफ, राइट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं होने की वजह से क्या हो जाते हैं, हाफ। पेरेंट के पास जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है यंग वंस के पास होते हैं, ठीक है। तो मदर बॉडी से हाफ आता है और फादर से भी हाफ होता है, यानी कि जो यंग वन रिप्रोड्यूस होता है, दोनों का हाफ हाफ आता है। मदर की बॉडी से भी हाफ आता है, फादर की बॉडी से भी हाफ आता है, दोनों को मिला के यंग वन के पास टोटल वापस से कितना हो जाता है, कंप्लीट क्रोमोसोम, ठीक है। तो मायोसिस एंड माइटोसिस के बारे में क्या पढ़े, पहला माइटोसिस कब होता है, जब ग्रोथ या रिपेयर करना हो, बल्कि मायोसिस कब होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन करना हो। नाउ माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, बट मायोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। तीसरा, माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, बट मायोसिस में 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होने की वजह से टोटल कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस अपने को समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस एंड मायोसिस।